गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकृति पर्व फूलदेई। फूलदेई पर्व के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जो उत्तराखंड में बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। तो आइए हम इस पाठ के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा माँ ने जो सुबह सुबह उसे उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए वह फूल चुनने के लिए निकल गई। आंगन में पहुंचते उसने हेमा, गीता, राधा, वीर और गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े फूल चुनने के लिए। तो वो सभी मित्रों के साथ जंगल में फूल लेने के लिए डलिया यानी कि छोटी सी टोकरी लेकर के चले गए। फूलदेई उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों के द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है और चैत्र मास हिंदू नववर्ष का पहला महीना भी होता है। हम चैत्र महीने में ही हिंदू नववर्ष मनाते हैं। फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है और सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं, क्योंकि बर्फ कम होने लग जाती है। तब जानकी और उसके मित्रों ने बुरास, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलिया में इकट्ठे कर लिए। अब वह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। क्या गाती? फूल देही छम्मा देही, वेणी द्वार भर भकार, ये देती है बारंबार नमस्कार फूलों द्वार। इस तरह से वो गाते हुए हर द्वार पर अक्षत और फूल रखते हुए जाते हैं। बच्चों की एक टोली बन जाती है, एक समूह बन जाता है, जो इस तरह गाते हुए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि आपकी दहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहे। इस तरह से शुभकामनाएं देते हुए बच्चे हर दहली पर फूल और अक्षत रखते हैं। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके दहली को गोबर और मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर में उन्हें चावल और गुड़ भेंट के रूप में और पैसे भी दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर दहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर के महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई या पापड़ी जैसे अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भावना की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्योहार लोकगीत, मान्यता और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। इस तरह से फूलदेई पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो अब आइए हम इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका भी हम उत्तर खोजते हैं। त्योहार क्यों मनाया जाता है बच्चों? त्योहार इसलिए मनाया जाता है ताकि सब लोग इकट्ठे होते हैं
और हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ सकते हैं, और उस त्यौहार के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, और खुशियाँ लाता है त्यौहार, क्योंकि सभी लोग इकट्ठा होकर के मनाते हैं। आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है बच्चों? आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है? क्या दिवाली है, या होली है, या रक्षाबंधन है? आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? दिवाली होती है तो साफ सफाई की जाती है घरों की, घरों को सजाया जाता है, और फिर दिवाली के दिन लाइटिंग वगैरह की जाती है। इस तरह से दिवाली मनाई जाती है। होली के त्यौहार के बारे में भी आप जानते होंगे कि होली कैसे मनाते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं? कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? एक तो बसंत पंचमी मनाते हैं बसंत ऋतु के आने पर, और फूलदेई त्यौहार भी मनाया जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहते हैं। आप अपनी मम्मा को क्या क्या कह के पुकारते हैं? माँ, अम्मा, माँ, माई, या क्या और क्या क्या कहते हैं वो आप बताइए। फुलारी किसे कहते हैं? इस पाठ में बताया है फुलारी किसे कहते हैं। जो बच्चे डलिया में फूल इकट्ठा करके घर घर में जा करके जो देहली पर फूल और अक्षत रखते हैं ना बच्चों, वो टोली को, बच्चों की टोली को फुलहारी कहा जाता है। फुलहारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनता है? ये पाठ में बताया था क्या क्या बनता है। हलवा बन सकता है, और खीर भी बनती है, पापड़ी भी बनती है। फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ये बच्चों के द्वारा ही इकट्ठे होकर के टोली बनाकर घर घर घूम के शुभकामनाएं देते हैं, और बच्चे एंजॉय करते हैं, इसलिए इसे बाल पर्व कहा गया है। फूलदेई को बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? तो बच्चे बागानों में जाते हैं, फूल चुन कर लाते हैं, तो उनको पेड़ पौधों को प्रेम करना भी सीखते हैं, और उनकी देखभाल करना भी सीखते हैं। इसलिए इसको प्रकृति से जोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इससे बच्चे प्रकृति से जुड़ते हैं। फूलों से लाते हैं तो पेड़ों के बारे में उनको जानकारी मिलती है, उनसे प्रेम होता है पेड़ों से। इस तरीके से अब है भाषा का ज्ञान में क्या है, तुम कौन हो। यहाँ पे कहीं कहीं तो पूर्ण विराम लगा है, तो कहीं कोमा लगा हुआ है, तो कहीं जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं उनके बारे में जानकारी है। मैं पूजा हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल है। तुम्हारे साथ कौन कौन है? तो इस तरीके से इसमें 3 तरह से बात की गई है। तुम कौन हो, तुम कौन हो क्या है, प्रश्न पूछा गया है, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर दूसरे में क्या है, उसके बाद में विराम चिन्ह लगा हुआ है। विराम यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह, जो बात पूरी हो गई, मैं पूजा हूँ, यहाँ बात पूरी हो गई तो पूर्ण विराम लगा दिया। अभी कहीं पर भी प्रयोग किया गया क्या है, और कौन सा चित्र है, और कौन सा चिन्ह है, कॉमा भी लगा हुआ है। तो मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, और फिर कॉमा है, फिर मयंक और निखिल है। तो इस तरह से नामों के बीच बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो हमें भी कोई बात दी गई है तो उसको हमें इसी तरह से चिन्ह लगा करके उस बात को पूरा करना है। हम पढ़ते हैं, गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, वह अपने मित्र गौरव, फिर हम कोमा लगा सकते हैं, फिर दीपक, फिर कोमा, फिर ममता। एक एक नाम के बीच बीच में कोमा लगा के फिर तो और लिखा गया है नवजोत, तो फिर कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। वो भी फल खाने की सलाह देती है। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो ये क्या है, प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। फूलदेई बसंत ऋतु में कब आता है? मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। आने वाला त्योहार है। ऐसे ही शरद ऋतु, कौन सी शरद ऋतु कौन सी होती है? सितंबर और अक्टूबर। और हेमंत ऋतु कौन सी होती है? नवंबर और दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। तो हम कौन कौन से त्योहार कब का
मनाते हैं, तो वो हमें बताना है। तो शरद ऋतु, सितंबर अक्टूबर, शरद ऋतु में हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? सितंबर अक्टूबर में हम दिवाली मनाते हैं। नवंबर दिसंबर में हम क्या क्या मनाते हैं? नवंबर दिसंबर में हम क्रिसमस मनाते हैं, है ना। और सॉरी, सितंबर अक्टूबर में हम नवरात्रि मनाते हैं, नवंबर दिसंबर में हम दिवाली मनाते हैं। आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक पड़ता है और कितने दिनों तक रहता है? ग्रीष्मकालीन जो गर्मी की छुट्टियां होती है बच्चों आपके, वो कब से पड़ती है? कब से पड़ती है? 15 मई से पड़ जाती है, कहीं कहीं तो 20 मई से पड़ जाती है और जून के एंड में खत्म हो जाती है। और शरतकालीन अवकाश कब पड़ता है? शरतकालीन अवकाश जो दिवाली की छुट्टियां होती है वो शरतकालीन अवकाश है। जब दिवाली होती है तो 4-5 दिन की छुट्टी होती है। शीतकालीन अवकाश कब होता है? सर्दी का जो क्रिसमस वाले दिन होते हैं, क्रिसमस के दिन के 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तो छुट्टियां होती है, वो शीतकालीन अवकाश। फूल देय के दिन घरों को स्वच्छ करके और मुख्य द्वार की देहली को गोबर और मिट्टी से लिपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर के त्योहारों के लिए सजाना है तो किन किन वस्तु का प्रयोग करते हो बच्चों? जो कच्चे घर होते हैं उसको गोबर और मिट्टी से लीप करके सजाया जाता है। तो आप अपने घरों को कैसे सजाते हो, ये आपको बताना है। फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। ये इस तरह से ये तोरण बनाया गया है फूलों से और अशोक वृक्ष के पत्तों से। तो आपको भी ऐसे ही तोरण बनाना है। मधुरानी एक दिन उद्यान में गई, तो मधुमक्खी होती है वो उद्यान में गई। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है ये, ठीक है ना। वो बहुत प्रसन्न थी, वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सूरजमुखी और ये सूरज मामा और सूरजमुखी फूल मिले। सोच कर लिखिए कि वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे होंगे? मधुमक्खी ने आकर के बोला होगा सूरजमुखी को और सूरज को, ये गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। तो फिर सूरजमुखी ने बोला होगा कि मैं तो हमेशा सूरज दादा की तरफ देखकर ही खिलती हूँ। तो फिर मधुमक्खी ने क्या बोला होगा? मधुमक्खी ने बोला कि मैं तुम्हारे से ही फूलों से ही रस इकट्ठा करती हूँ। तो इस तरीके से इनकी आपस में बात हुई होगी। अब क्या है, बुरास के फूल लाल रंग के होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। तो जो बुरास के फूल होते हैं वो कब उगते हैं? बहुत सुंदर होते हैं और वो गर्मी के मौसम में आते हैं। उनका प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है और यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। पियोली के फूल बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम पियोली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक, ये भी औषधि गुणों से भरपूर है। ये हमें 2 फूलों के बारे में जानकारी दी गई है। जो कि पियोली के फूल है वो बसंत ऋतु में आते हैं और पीले कलर के होते हैं, इसलिए इनको पियोली कहा गया है। और इनमें भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ तो जानकारी प्राप्त करी बच्चों, और इस पाठ को हमने पूरा किया। जो फुलहरी उत्सव के बारे में, त्योहार के बारे में हमको जो उत्तराखंड में मनाया जाता है उसके बारे में हमको फूल देई त्योहार के बारे में जानकारी हुई। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि पाठ आपको समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। थैंक यू बच्चों। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में।